नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए बल्कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं साथियों टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल को चाहे वो सेंट्रल लेवल को, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देता हूँ आप सभी को, 15 अगस्त के बाद में ये कोर्स हमारा एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ का कोर्स ख़त्म होने के बाद में 15 अगस्त के बाद हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है साथियों। केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यानी कि साधारण भाषा में बोले तो टीजीटी और पीजीटी के लिए स्पेशल वो बैच होगा। उसे भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नहीं हुआ प्रोसेस शुरू, 15 अगस्त के बाद प्रोसेस शुरू होगा। जैसे भी होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे के माध्यम से या यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे आपके सूफी और भक्ति आंदोलन से, तो उनको और करा देता हूँ साथ साथ, फिर हम प्रांतीय प्रशासन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। 95 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके थे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 96 है वो है आपके सामने सुमेलन करने वाला। ये आपने मैच मेकिंग करना है इसका। एक तरफ सूची 1, एक तरफ सूची 2, एक तरफ सूफी शब्दावली है और एक तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। तो मैच करिए साथियों, बताइए ज़रा क्या राइट आंसर होगा इसका। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 2 3 4 उनके अर्थ हैं। तो बताइए साथियों ज़रा राइट आंसर क्या होगा इसका। थर्टी सेकेंड्स का टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आपको 30 सेकेंड्स के अंदर ही आपने क्वेश्चन का राइट आंसर पुटअप करना होता है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 96 आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑलरेडी मैच हैं ये सारे क्वेश्चंस, सारे ऑप्शन जो है ना ऑलरेडी मैच है, यानी कि फुतू का हो जाएगा आपका बिना मांगा हुआ ऐच्छिक दान, अपनी यानी कि अपनी इच्छा से दिया हुआ दान है ना, जो मांगते नहीं है ना, अपनी इच्छा से जो मर्जी चढ़ावा चढ़ा दो, जैसे मंदिरों में जहाँ भी जाते हैं वही। और इसी प्रकार से सेकंड का वलायत या विलायत मिलेगा कहीं कहीं आपको, एक ही बात है। ये होता है आध्यात्मिक क्षेत्र, सूफी संतों का आध्यात्मिक क्षेत्र जहाँ पे उनका निवास स्थान होता है उसे कहते हैं। बरकत एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता, सूफी सूफी संत की आध्यात्मिक पवित्रता को बरकत बोला गया, फारसी टर्मिनोलॉजी है। हालांकि एक बरकत को हम ये बोलते हैं ना कि बरकत घर में बरकत है या नहीं है, चीज़ों में बरकत है या नहीं है, वो अलग चीज़ है। इम्प्रूवमेंट, बरकत मतलब एक प्रकार की इम्प्रूवमेंट, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर जो बरकत है ये हो रही है, इसका डिस्कशन होता है एक सूफी संत की आध्यात्मिक पवित्रता, ठीक है ना। और डी है आपका मलफूज। मलफूज का मीनिंग होता है सूफी संत का वार्तालाप, या फिर सूफी संत के साथ में किया गया डिस्कशन जो है वो मलफूज कहलाता है। वार्तालाप हो तो डिस्कशन, बातचीत। क्लियर 4 ऑप्शन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका खास ध्यान रखा करो, ऐसे मामलों में क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लिया करो। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो ही आप राइट आंसर कर पाओगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा 100% श्योरिटी होती है आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। तो पहले क्वेश्चन को ज़्यादा समझा करो, ऐसे ही फर्स्ट पेपर में होता है। फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ा करो, पहले क्वेश्चन को समझो पूछ क्या रहा है, उसके बाद फिर आंसर की तरफ ध्यान दिया करो। ऐसा नहीं कि सीधा ही चल दिए और फिर क्वेश्चन पढ़ा एक बार फिर आंसर कर दिया, फिर क्वेश्चन पढ़ा फिर आंसर कर दिया, नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि लैंग्वेज इतनी क्रिटिकल होती है फर्स्ट पेपर की ख़ास तौर से।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल गजाली तहजीब अल अखलाक। ये जो है ये इसमें मैच मेकिंग में सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है आपका। सियाबुद्दीन सोहरावर्दी, अवारिफ उल मारिफ, अल हुजवरी, हुजवरी या हुजेवरी एक ही बात होती है, कश्फ उल महजूब, इब्न अल अरबी, फुसूस अल हिकाम, ये राइटर्स हैं और ये इनसे संबंधित राइटिंग्स है, ठीक है। और अल गजाली तहजीब ये इसका गलत है, ये मैच नहीं है इसका, तो इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है कि वे चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शिहाबुद्दीन गोरी बहुत अनुकूल था। ये सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो आप। यानी कि शहाबुद्दीन गोरी जो था, मोहम्मद गोरी जिसको कह सकते हैं आप, 1191 1192 में जिसने के साथ तराइन का युद्ध हुआ था ना, जिसने किया था आपके पृथ्वीराज चौहान के साथ में, तराइन का युद्ध 1191 1192 में, वही शहाबुद्दीन गोरी या मोहम्मद गोरी की बात हो रही है। तो किसके अनुकूल था, कौन सा चिश्ती संत था जिसको कि वो मानता था। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए क्या हुआ था कि चिश्ती के ऊपर आरोप लगे हैं, इतिहासकारों ने लगाए हैं कि इन्होंने ही इनवाइट किया था मोहम्मद गोरी को भारत पर हमला करने के लिए। कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ इतिहासकार नहीं मानते इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्या कहता है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी समकालीन थे, किसके कौन से शासक के समकालीन थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ पहले भी, अगर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो वीडियो देखी वो उसको उनको पता होगा, तो ज़रा बताइए। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे वो किसके समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 99, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश के साथियों। देखिए क्या हुआ था कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे ना आपके कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के ही समकालीन थे, इन्हीं के नाम पर उन्होंने बताते हैं कि कुतुब मीनार बनवाई थी। हालांकि ऐसा समकालीन कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है उस समय का जो ये दावा करता हो कि हाँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने के नाम पर ही बनवाई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। उस समय किसी भी ग्रंथ में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता, ये बाद के इतिहासकारों ने जोड़ा इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। सुमिलन करने वाला क्वेश्चन आ गया आपका। यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये मैच होगा ना। चलो मैं इसका वैसे बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये आएगा नहीं इसमें, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड थर्ड बीच में ज़्यादा डिफरेंस आ गया इसके। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 900 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि 2 3 1 4, यानी कि आपका ओहो
2 3 1 4 का मतलब होगा आपका बाबा फरीद जुड़ेगा आपका चिश्तिया शाखा से। शेख हमीदुद्दीन नागौरी होंगे आपके सुहरावर्दी शाखा से। मियाँ मीर आपके जुड़ेंगे यहाँ पर कादरिया शाखा से। और शाह वलीउल्लाह ये जुड़ेंगे आपके नक्शबंदी शाखा से। नक्शबंदी शाखा से शाह वलीउल्लाह। तो इस प्रकार से आपका मैच पैकिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था। तो बताइए साथी, कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि, पंजाबी लिपि आज की जिसको हम कह देते हैं पंजाबी भाषा, उसका आरंभ किया था। कौन से गुरु थे वो। पंजाब से जुड़े हुए लोग या पंजाबी समाज से जुड़े हुए लोग इन चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं, उनका कल्चर है ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की डेवलपमेंट किया था। ठीक है, जिसे आधुनिक पंजाबी भाषा कहते हैं उसकी जो लिपि है गुरुमुखी लिपि बोलते हैं। भाषा पंजाबी, लिपि गुरुमुखी, यानी कि गुरुओं के मुख से जो निकली। गुरुमुखी मतलब गुरुओं के मुख से या गुरुओं की वाणी जो है ना, गुरुमुखी है ना। तो गुरुओं के मुख से जो निकली, गुरुओं के मुंह से, माउथ से जो निकली, गुरुओं ने जो प्रवचन दिए वो सारा उसी में बोलते हैं उसको। उसी की लिपि का नाम रख दिया गुरुमुखी लिपि, जिसे आजकल पंजाबी भाषा कहते हैं। भाषा पंजाबी, लिपि गुरुमुखी। जैसे आज हिंदी भाषा लिपि देवनागरी, संस्कृत भाषा लिपि देवनागरी, इंग्लिश भाषा लिपि रोमन, उर्दू भाषा लिपि, बताइए ज़रा क्या होगी उर्दू की। उर्दू और अरबी की लिपि बताइए ज़रा क्या होगी साथियों, आपके लिए आज का सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 102, प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी। प्रेम वाटिका एक पुस्तक है साथियों, ज़रा बताइए उसकी रचनाकार कौन है, कौन से संत ने उसकी रचना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 102 इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रसखान। रसखान ने की थी प्रेम वाटिका की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि पटना में जो है किस गुरु का जन्म हुआ था, कौन से गुरु थे जिनका जन्म हुआ था पटना में। वहाँ पर पटना साहिब में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है, पटना साहिब गुरुद्वारा बोलते हैं उसको। तो बताइए साथी कौन से गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था। तो पटना साहिब में जो जिन गुरु का जन्म हुआ था ना साथियों वो थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, यही कारण है कि वहाँ पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और उसे पटना साहिब गुरुद्वारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। अब 103 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मध्यकाल में भक्ति और सूफी आंदोलन के। ठीक है, इसके बाद अब हमारे जो क्वेश्चन है लेंगे हम वो लेंगे आपके प्रांतीय राज्यों के, विजयनगर और बहमनी और उसके समकालीन अन्य राज्यों से।
ठीक है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों प्रांतीय राज्यों से 25th क्वेश्चन ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो 26th क्वेश्चन है आज का प्रांतीय राज्यों वाले चैप्टर में से। तो वो जो है कहता है कि राजा कृष्णदेव राय का धर्म क्या था। बताइए साथियों, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रमुख शासकों में से एक हुए थे कृष्णदेव राय, उसका धर्म क्या था बताइए। तो इस जो क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन आज का साथ, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव। राजा कृष्णदेव राय जो थे वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 आज के चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवारत थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बता रहा हूँ आपको। बताइए साथियों, हजारों स्त्रियां थी, किस पोस्ट पर काम करती थी वो। ABCD 4 ऑप्शन है, राइट आंसर चूज करके पुटअप कीजिए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी रूपों में, यानी कि लेखाधिकारी के रूप में भी काम करती थी, क्लर्क क्लेरिकल काम, क्लर्क जो आजकल लिपिक जिसको बोल देते हैं क्लर्क का काम करती थी, शाही अंगरक्षक के रूप में, इंपीरियल सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में काम करती थी, और महल के रक्षिकाओं के रूप में, महल के सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में भी काम करती थी। ठीक है, तो सोच के देखिए साथ, आज से 500 साल पहले, लगभग 500 साल पहले विजयनगर साम्राज्य में हजारों की संख्या में महिलाएं काम करती थी, सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में भी और अन्य अन्य प्रकार के रूप में भी। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम गूगल मीट पे, और भी काफ़ी सारी बातें हैं उस समय के संबंध में। यही कारण है साथियों कि आज भी दक्षिण भारत के बजाय उत्तर भारत में पर्दा प्रथा अधिक है। उत्तर भारत में आपका गुजरात, मध्य प्रदेश से ऊपर लगा लीजिए, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, NCR का क्षेत्र पूरा आपका, उत्तर प्रदेश, बिहार हैं, हिमाचल तक चले जाइए। इस क्षेत्र में जो है उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में पर्दा प्रथा ज़्यादा है बजाय दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत में कम है घूंघट प्रथा जिसको कह सकते हैं आप, दक्षिण भारत में भी है लेकिन कम है, उतना नहीं है। इधर हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 29, मध्यकालीन भारत में किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ है। बताइए कौन सा हिंदू राज्य था जिसकी सोने की मुद्राओं पर, स्वर्ण मुद्राओं पर, सोने के सिक्कों पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का चित्रांकन हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर साम्राज्य की हिंदू राज्य के स्वर्ण मुद्राओं पर जो था साथियों, देव तिरुपति बालाजी भी बोल देते हैं आजकल जिसको, वही है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ है, चित्रांकन हुआ है मूर्ति का। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नागलपुर का निर्माण किसने करवाया था साथियों, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागलपुर एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है, उसका निर्माण किसने करवाया था? बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय या विरूपाक्ष, कौन सा आपका विजयनगर साम्राज्य का शासक था जिसने नागलपुर का निर्माण करवाया था? आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कृष्णदेवराय ने इनका नागलपुर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से शासकों में से कौन किन्नर था? एक शासक था साथियों जो कि किन्नर था, कौन था बताइए जरा। किन्नर बोल दो ट्रांसजेंडर, साधारण भाषा में हिजड़ा बोल देते हैं ना, जैसे कि मलिक अंबर कह रहा हूँ, सॉरी, वो हजार दिनारी था ना, क्या नाम था उसका, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, हिंदू था, बाद में कन्वर्ट होकर के इस्लाम में चला गया था, वो ट्रांसजेंडर था जिसने साउथ को फतह किया था, दक्षिण भारत में काफ़ी हमले किए थे। तो इसी प्रकार से ये भी था, इन चारों में से भी एक था जो कि किन्नर था, ट्रांसजेंडर था, ना मेल था ना फीमेल था। ठीक साथ, ये थोड़े सेंसिटिव मामले होते हैं, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा गूगल पे देख लिया करो, ठीक है, और अपने डाउट्स खुद सॉर्ट आउट कर लिया करो। अब ये चीज़ें आप पूछ भी नहीं सकते किसी से, समझ रहे हो ना बात को। लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग ही वे में ले जाते हैं, तो इन चीज़ों के लिए गूगल है ना, क्या दिक्कत है, अपने डाउट्स क्लियर किया करो। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलिक सरवर। ये ट्रांसजेंडर था साथी, इन चारों में से किन्नर था। क्वेश्चन नंबर 31, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुब्बतुल इस्लाम का नाम दिया गया? ये साथी कुब्बतुल नहीं, कुव्वत उल इस्लाम होगा। क्या होगा? कुव्वत नहीं होगा, कुव्वत उल इस्लाम। कोई बताएगा था इसकी क्या अर्थ होता है कुव्वत उल इस्लाम का? इसका अर्थ होता है इस्लाम की ताकत। कुव्वत मतलब ताकत, इस्लाम की ताकत। तो इस्लाम की ताकत साथ कुव्वत उल इस्लाम किसे कहा गया, कौन से नगर को कहा गया बताइए मध्यकाल में?
तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर था आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली को, यानी कि आज की दिल्ली, उस समय की दहली, दहलवी या दिल्ली एक ही बात है, ठीक है। तो दिल्ली को कहा गया कुव्वत उल इस्लाम नगर। क्यों कहा गया था साथी? क्योंकि मध्यकाल में आपका जो आया था मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है। तो उसने कब्जा कर लिया था, फिर उसके सेनापति ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके बाद फिर आ गया था आपका ये एक दो शासक और हुए थे, और फिर मेन हुआ था जो इल्तुतमिश, ठीक है ना। तो तब से कुव्वतुल इस्लाम कहा गया, क्योंकि लाहौर, पहले लाहौर और बाद में फिर दिल्ली राजधानी बन गई थी। दिल्ली उस समय की दिल्ली मतलब आज की आपका महरौली है। सल्तनत काल के अंदर ज़्यादातर जो राजधानी रही थी वो आपकी महरौली रही थी, मेहरा वाली जिसको कहते हैं महरौली। आज भी अगर आप जाओगे आपके कुतुब कैंपस में जाकर देखोगे तो कुतुब मीनार है वहाँ पर, उसी के ही पीछे वहाँ पर अलाई दरवाज़ा भी है, कुतुब मीनार भी है, विष्णु स्तंभ जिसको कहते हैं, लोहे का क्या बोलते हैं, पिल्लर भी है वहाँ पे लोहे का। तो वहीं पर ये सारी चीज़ें सबने देखी होंगी। तो अगर किसी का जाना हो ना, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, तो वहीं पर साथ ही उसका पृथ्वीराज चौहान का महल भी है। झटका लगा। आगे आगे लोग देख कर के आए, तो उसी के पीछे महल है। जो मेन चीज़ है ना, जो जहाँ से शुरुआत हुई थी पृथ्वीराज चौहान का, वो नहीं दिखाएंगे आपको। आपने अगर गाइड भी ले लें तो आपको आगे आगे तो घुमा करके छोड़ देगा, पीछे नहीं जाने देगा आपको, क्योंकि जंगल में है वो, पीछे बिल्कुल पूरा उजाड़ पड़ा हुआ बियाबान, वहाँ पे एक खंडर है कुतुब मीनार, वहाँ पे जाइए। अगर किसी को समय लगे तो कोई चक्कर लगे किसी का, तो उसको जरूर देख कर कहना चाहती हूँ। वहाँ एक मूर्ति रखी हुई बेचारे क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान की, घोड़े के ऊपर, वो टूट जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, सब समझ सकते हो आप। और कुतुब मीनार पर डेली पेंट हो जाता है, वहाँ पे आगे वाला आगे को जल चमका कर रखते हैं और पीछे वालों को बुला दिया गया। ऐसे इतिहास को ये गड़बड़ जाला किया नहीं। तो मेन जो ओरिजिन था वो तो पृथ्वीराज चौहान का किला था, वो दिखाएंगे नहीं आपको। वो दिखाएंगे आपको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, ये चीज़ दिखाएंगे आपको। तो मैं किसी को वो नहीं कर रहा, आप समझ सकते हो। तो जरूर किसी का चक्कर लगे जरूर देख करके आना उसको भी। मैं देख करके आया था काफ़ी टाइम पहले, 2013-14, हाँ 2014 की बात है शायद। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए साथियों, क्या होगा कि विजयनगर शहर किस नदी पर स्थित था? किस नदी के किनारे स्थित था साथियों, बताइए विजयनगर शहर जो था। तो 32 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित था आपका विजयनगर शहर, ठीक है। तो बताइए साथियों विजयनगर शहर जो था वो कौन सी नदी के किनारे पर था? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर ये विजयनगर आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि सालू राजवंश का संस्थापक कौन था? क्या बात है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन कहता है कि सालू राजवंश का, या सुलू मिलेगा कहीं कहीं आपको, एक ही बात है। संस्थापक कौन था? 4 राजवंशों ने 1 बाय 1 करके विजयनगर पर शासन किया था। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कौन कौन से थे। नंबर 1 पे था आपका संगम राजवंश, फिर सुलू या सालू एक ही बात है, सुलू। उसके बाद आपका तुलू, और उसके बाद आरिवीडू या आरिवीदू एक ही बात है, आरिवीडू, ठीक है। 4 राजवंशों ने 1 बाय 1 करके शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पे, ठीक है। तो अब यहाँ से पूछा कि सुलू राजवंश जो था उसका संस्थापक कौन था? बताइए साथियों कौन था? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दीजिए। तो 33 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर
डी नरसिंह राय। नरसिंह राय जो था ये आपका सुलू राजवंश का संस्थापक माना गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अमीर को सुल्तान उल शर्क की उपाधि प्रदान की थी, जिसने बाद में 14वीं शताब्दी के अंत में जौनपुर के क्षेत्रीय राज्य की स्थापना की? बताइए साथियों, कुछ ज़्यादा डीपली नहीं हो गया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। कौन से अमीर को सुल्तान उल शर्क या सुल्तान उल शिर्क भी मिलेगा कहीं कहीं आपको, ठीक है, सुल्तान उल शर्क या सुल्तान उल शिर्क की उपाधि प्रदान की थी, जिसने बाद में 14वीं शताब्दी के अंत में, 14वीं शताब्दी का अंत बोले तो 1380-90 के आसपास, ठीक है, जौनपुर के क्षेत्रीय राज्य की स्थापना की थी? बताइए। इनके एक प्रकार से कह सकते हैं साधारण भाषा में कि जौनपुर राज्य का संस्थापनाकर्ता किसे माना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलिक सरवर को माना गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए। भारतीय नृत्य की शैली की कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली कौन सी थी जो कि विजयनगर के शासनकाल में सबसे पहले अवतरित हुई, मतलब इसकी शुरुआत हुई विजयनगर शासनकाल में? दक्षिण भारत की कौन सी नृत्य की शैली थी? मोहिनी अट्टा ही नहीं है, ये अट्टम होगा। मोहिनी अट्टम, कृष्ण अट्टम, अट्टम मिलेगा कहीं कहीं आपको, कहीं अब ये यहाँ पे अट्टा ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये अट्टा ही लिखा हुआ है, तो ये कहीं कहीं आपको अट्टम भी मिल सकता है, जैसे कि भरतनाट्यम, भरतनाट्य या भरतनाट्यम। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यक्षगान। यक्षगान एक नृत्य शैली है साथियों जो कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले शुरुआत हुई थी जिसकी। तो बताइए साथियों, आज के लिए एक और सवाल आपका कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा था? आपके लिए एक आज का सवाल कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा था? तो सिंपल क्वेश्चन है तो यार। हरिहर एवं बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर एवं बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो वो थे, आप बताइए साथियों क्या राइट आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यारण्य। विद्यारण्य ने जब हरिहर बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के काल में थे ना,
तो ये इस्लामी धर्म कन्वर्ट हो गए थे और उसने फिर इनको दक्षिण भारत में वापस भेजा था अपने सेनापति बना करके। तो इनको विद्यारण्य ने दोबारा शुद्ध किया था, मतलब घर वापसी की थी, हिंदू धर्म में दोबारा शुद्ध करा दिया था, और इन्हीं के प्रभाव में आकर के इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके पिता का नाम चूंकि संगमा था, इसी कारणवश इनके राजवंश का नाम संगम कहलाया। ये 5 भाई थे, हरिहर, बुक्का, संगमा, हरिहर, बुक्का, मदपा, मरप्पा और कंपन, मदप्पा और मरप्पा करके, इस प्रकार से 5 भाई थे। लेकिन 2 भाइयों का सबसे बड़ा योगदान रहा इसमें, विजयनगर के संस्थापनाकर्ताओं में। ठीक है, ये आपके लिए क्लियर हो गया इसका। और हाँ, सायण का इनका जो एक और था, क्या बोलते हैं, विद्यारण्य का जो भाई था वो थे सायण। सायण जो थे ना साथियों, वो बहुत बड़े वेदों के भाष्यकार थे। दोनों ही भाई विद्वान थे हालांकि, लेकिन सायण जो ना, इन्होंने वेदों के ऊपर बहुत सारी टीकाएँ लिखी हैं। बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था में गणिकाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए साथियों, गणिकाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं। क्या 4 ऑप्शन देगा, 4 में से बताइए कि कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी। वे प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था, ये गलत है। यानी उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासन के पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। गणिकाओं के बारे में क्या साथी, गणिकाएं जो होती थी उस समय की जो गणिकाएं थी ना, उनको समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, नाच गान में पारंगत थी, सार्वजनिक समारोह में भाग लेती थी। ये काफ़ी टाइम पहले 2002-4 के आसपास फिल्म आई थी शाहरुख खान की, देवदास। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित की, उसमें थोड़ा सा हिस्सा दिखाया गया है, विजयनगर का नहीं है, गणिकाओं के संबंध में दिखाया गया है। गणिकाएं बोले तो वो क्या बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स बोलते हैं इनको, हैं, जो पैसे लेकर सेवाएं प्रदान करती हैं अपनी। लेकिन आज के प्रोस्टिट्यूट्स में और उस समय के प्रोस्टिट्यूट्स में बहुत फ़र्क था। विजयनगर साम्राज्य ने उनके ऊपर टैक्स लगाया हुआ था साथियों। विजयनगर साम्राज्य ने क्या लगाया था उनके ऊपर, गणिकाओं के ऊपर टैक्स लगाया था। और जो टैक्स कलेक्शन आता था, जो रेवेन्यू आता था, जो जनरेट होता था पैसा, उस पैसे से बताइए ज़रा किन की सैलरी दी जाती थी, किन को वेतन दिया जाता था, किन को सैलरी दी जाती थी, किन को पैसा दिया जाता था उस गणिकाओं से। जो टैक्स या टैक्स कलेक्शन जो होता था, जो रेवेन्यू आता था, जो पैसा आता था, उसको उसमें से सैलरी दी जाती, उसमें से पैसा दिया जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य का वो कौन सा विभाग था जिसकी सैलरी गणिकाओं से के ऊपर लगाए गए टैक्स से दी जाती थी। आज के लिए आपका एक और सवाल। क्लियर, ये टॉपिक क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट चलते हैं 38 के निम्न में से किस में उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर साम्राज्य पारितोषिक देता था तथा उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था। बताइए साथियों, किस में उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य पारितोषिक देता था और उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था। क्या चीज़ थी वो।
कौन सा खेल था जिसे, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताइए फटाफट साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शतरंज। शतरंज के खेल में साथियों उच्च योग्यता प्राप्त करने पर राज्य उसे पारितोषिक देता था, मतलब इनाम देता था, पैसा वैसा कुछ देता था। और राज्य उसे स्वीकृति प्रदान करता था, मतलब अपनी क्या बोलते हैं उसको, रिकग्निशन देता था उसके। ठीक है, शतरंज में के जो खिलाड़ी जीतता था, अच्छा योग्यता प्राप्त करता था, उसे अपनी तरफ से इनाम देता था और उसे स्वीकृति प्रदान करता था। थर्टी 39 कहता है कि सर्वप्रथम किसने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख किया है। बताइए साथी, कौन सा एक विदेशी यात्री था जिसने कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले, टाइम दीजिए साथियों, बहुत से मिलेंगे आपको कि पहले के, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि सबसे पहले किसने सती प्रथा का उल्लेख। सती प्रथा का उल्लेख बहुत सारे शासकों ने किया, फॉरेनर ने किया, फॉरेनर ट्रेवलर्स ने किया है, विदेशी यात्रियों ने किया, लेकिन ये पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है यहाँ पर और सबसे पहले की बात हो रही है। साथियों क्वेश्चन का अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख किसने किया, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निकोलो कोंटी ने। तो बताइए जरा साथी, निकोलो कोंटी कहाँ से आया था। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जिसने 1567 ईस्वी में विजयनगर की पराजय के ठीक बाद वहां की यात्रा की थी, विजयनगर के 24 मील के घेरे में बने होने का वर्णन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि विजयनगर का और बहमनी का लास्ट में जो युद्ध हुआ था 1567 में, सबको पता होगा वो कौन सा युद्ध था। ठीक है, उसके बाद तहस नहस हो गया था और हम्पी को जला दिया गया था, विजयनगर की राजधानी को। ठीक है, उसके बाद यात्रा की थी उसने, ठीक बाद। ठीक है, और विजयनगर को जो कि 24 मील के घेरे में बने होने का वर्णन करता है, वो कौन सा विदेशी यात्री था। नेट का आया वो क्वेश्चन है, PYQ में आपको मिल जाएगा, बताइए फटाफट। सेम नहीं मिलते हैं PYQ, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखा करो यार। जो सेम टू सेम, वर्डिंग टू वर्डिंग नहीं होता है, आपको पता है, बड़े स्टूडेंट हो, सेम टू सेम नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो 40 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक जो था ना, ये आया था 1567 में। तो ज़रा बताइए कि 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था विजयनगर में, जिसमें विजयनगर हार गया था अंतिम रूप से और विजयनगर की राजधानी हम्पी को जला दिया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट 41 कहता है कि कृष्णदेव राय प्रथम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। रोंग क्या चीज़ है चारों में से, ऑप्शन में से बताइए फटाफट साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर
ए, ईरानी राजदूत अब्दुल रज़ाक उसके दरबार में नहीं आया था। क्लियर। 42 क्वेश्चन क्या कहता है, किसने कहा एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रख करके शासन करना चाहिए? सदा धर्म, राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रख करके शासन करना चाहिए, किसने कहा था? सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसका तो आप लोग आसानी के साथ आंसर कर सकते हो, और कुछ लोगों को गलत भी होगा, मुझे पक्का पता है। 30 लोग मान लीजिए वीडियो देखते हैं, तो उसमें से 10 या 15 लोग आंसर करते रहते हैं रेगुलर जो है। पता नहीं 15 लोग खाली देखते रहेंगे लेकिन आंसर नहीं करेंगे, पता नहीं क्या बात है। आंसर करा करो यार, क्या दिक्कत है बताओ। गलत होगा तो क्या, कौन सी यहाँ पे एग्ज़ाम थोड़ी ना जो गलत होगा तो आपके नंबर कट जाएंगे। आपको खुद को पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो। गलतियों से सीखता है इंसान, गलत होंगे आगे से ध्यान रखोगे आप उस चीज़ का। सिंपल। आप पार्टिसिपेट तो किया करो कम से कम, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कहाँ से पता यार बात बन जाएगी। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, साथ साथ ज्वाइन होते के साथ वीडियो को लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है हमें भी। किसने कहा एक मुकुटधर राजा को? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस राजा ने अपने शासनकाल में भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करवाया? बताइए साथियों 43 का राइट आंसर क्या होगा? जाना नहीं है साथियों क्लास छोड़ करके, ये 50 क्वेश्चन तक कराऊंगा मैं आपके। 43 क्वेश्चन चल रहा है, 50 तक कराऊंगा मैं आपका। रुक जाओ भाई। क्वेश्चन पूरे करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय नहीं करवाया था, जो कि विजयनगर शासन का साम्राज्य का महानतम शासक था। 44 विजयनगर साम्राज्य में आमरम शब्द का क्या अर्थ था? क्या बात है, आमरम नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए साथियों, आपको 5-7 मिनट ही बची हुई है, इसी में मैं आपके 50 क्वेश्चन करा दूंगा। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों को दिया गया अनुदान। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि निम्नांकित में से किसने रामायण का बांग्ला रूपांतरण प्रस्तुत किया था? बांग्ला में रामायण को ट्रांसलेशन किसने किया? विद्यापति, कृतिवास, बालाधर बसु, चंडीदास। फटाफट बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका? तो अरे अभी तो है हमारे पास टाइम यार, मैं तो 60 सोचे बैठा था। 50 मिनट अराउंड होने वाले, मेरे को लगा 60 हो जाएंगे। बांग्ला का रामायण का बांग्ला रूपांतरण, बांग्ला में ट्रांसलेशन रामायण का किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 45 कहता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृतिवास ने किया था बांग्ला में रामायण का अनुवाद। जो बताइए साथियों उस समय शासक कौन था? आज के लिए आपका सवाल, एक और होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। किसके शासनकाल में कृतिवास ने रामायण का बांग्ला ट्रांसलेशन किया था? निम्नलिखित में से कौन शासक तेलुगु और संस्कृत दोनों का विद्वान था? तेलुगु और संस्कृत का विद्वान कौन था? 4 शासक दिए गए हैं, जरा बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ साथियों, मंडे से जो है आपकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से मंडे से आपकी 3 क्लासें हुआ करेंगी हिस्ट्री की। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 डेज हुआ करेंगी हिस्ट्री की क्लासेज आपके फिलर फॉर्म पे। और उसके बाद
वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 3 दिन जो है, 3 दिन जो है वो क्लासेज उन दिनों होंगी सेम टाइम पे आपकी मेरे वाले चैनल पे, हिस्टोरिकल, एजुकेशनल एंड सोशल, जो मेरा चैनल है पर्सनल यूट्यूब चैनल है, उसको आप शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिल सके। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वहाँ पे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए साथियों। यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाइए, हिस्टोरिकल, एजुकेशन एंड सोशल टाइप कीजिए, वहाँ पर आ जाएगा। एच के नाम से लोगो होगा, पी के नाम से, सॉरी, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन जब भी मैं डालूँ वहाँ पर वीडियो मिल सके। और उसका, हाँ, एक बात, दूसरी बात क्या है कि उसका वीडियो का लिंक जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करूँगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी जितने पुराने स्टूडेंट्स सबको पता होगा, नहीं पता है तो आप पता कर लेना, आप अपना ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिया करो साथियों। वहाँ पर मैं जो अपडेट्स डालता रहता हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं वहाँ पोस्ट कर देता हूँ, देख लिया करो अपना, ठीक है। तो ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन आपकी क्लास चलेगी 1 बजे ही, दोपहर के टाइम 1 बजे क्लास चलेगी इसी चैनल पे, फिलर फॉरम चैनल पे। लिंक मिल जाएगा आपको यहीं पे यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो 3 दिन है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 3 दिन जो है वो उन दिनों सेम टाइम रहेगा, लेकिन क्लास चलेगी दूसरे चैनल पे, हिस्टोरिकल, एजुकेशन एंड सोशल चैनल जो है मेरा जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है, उस पर मिलेंगे आपको बाकी क्लासेस, और उसका लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, दोनों का ही, ठीक है। तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। मैंने अपना नंबर भी दे दिया है, मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं करनी है, ओनली व्हाट्सअप होता है उस नंबर पे, व्हाट्सअप कर सकते हो। ऑलरेडी मैं नंबर दे चुका हूँ आपको, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम चैनल पोस्ट कर दिया और मैं देख लेता हूँ, या कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो, आप, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, रिजल्ट के बाद एग्ज़ाम का आपका कैसा होता कैसा नहीं होता, उसकी डिटेल आपने टेलीग्राम चैनल पर देनी होती है। और जो मैंने नंबर दिया हुआ उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ओनली मैसेज करना व्हाट्सअप पे ना। आप नंबर नोट कर सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, 9250710079, ये मेरा नंबर है। ये ओनली फॉर व्हाट्सअप है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर क्या बोलते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वारी हो तो पूछ सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आएंगे उस समय पर, उसका भी डिटेल आप दे सकते हो। और रिजल्ट के बाद भी आपने बने रहना हमारे साथ लास्ट मोमेंट तक, ठीक है। देखते कितने स्टूडेंट्स जो हैं क्वालिफाई कर पाते हैं हमारे नेट जेआरएफ, कितने लोगों का होता है। मुझे बड़ी खुशी होगी मैक्सिमम लोगों का हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अरे यार रुक जा, सी, कृष्णदेव राय जो था तेलुगु और संस्कृत दोनों का ही कवि, ये विद्वान था, ठीक है। और हाँ, इसने जो लिखी थी अमुक्त माल्यदा के नाम से पुस्तक लिखी थी, क्या लिखा था, मैं लास्ट टाइम पूछा था मैंने आप सभी से, अमुक्त माल्यदा ये लिखी थी, यही का दूसरा नाम था। मैंने आपसे पूछा था कि इसी अमुक्त माल्यदा का दूसरा नाम क्या है, दूसरा किस नाम से संबोधित किया गया, वो था, कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, विस्तु विश्ववितीय करके या विस्तुवितीय करके था। कहीं विस्तुवितीय मिलेगा, कहीं कहीं विस्तुविस्तीय मिलेगा, एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से गुजरात के किस शासक को पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय डुबो दिया था जब वो अपने जलियान पर था। ये धोखेबाज कौम रही साथियों, यूरोपियन जितने में बड़े धोखेबाज रहे हैं। वो बेचारा शासक इनसे मदद मांगने के लिए गया था अपने जलियान पे, हैं, शिप पे गया था, तो पुर्तगालियों ने, हरामखोरों ने उसको डुबो दिया, उसके जहाज़ को डुबो दिया। बताओ यार, वो बेचारा गया मदद मांगना था इनसे और उसी को डुबो दिया। कभी भी दोषियों के ऊपर ना साथियों हमेशा ध्यान रखना, विश्वास मत करना, इन खासतौर से यूरोपियंस पे। जापानीज फिर भी विश्वसनीय होते हैं, कोरियाई भी विश्वसनीय होते हैं, लेकिन ये यूरोपियंस जो है ना, ये बड़े ठग चोर लुटेरे होते हैं। इनका इतिहास पढ़ा है यार हमने, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे पता लग जाएगा। धोखा दिया इन्होंने, हमेशा धोखेबाज कौम रही है।
तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह को। क्वेश्चन नंबर 48 का जो बताइए साथियों क्या राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विजयनगर साम्राज्य के विवरण से संबंधित नहीं है। ये भी जी क्वेश्चन है, सब बता सकते हैं आपको, तो इसको तो यार इसमें भी गलती करोगे तो कैसे पार पड़ेगी रे बाबू आपकी, कैसे बेड़ा पार होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर, बताइए पर आप ही बता दीजिए, मैं बाद में बताता हूँ। वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रबोध चंद्रोदय। कुछ लोगों को रेला लगेगा, लेकिन रेला में भी उल्लेख मिलता है, इब्न बतूता ने किया है विजय ने। एक मिनट यार, गलत हो गया ये। इसका ऑप्शन डी होगा भाई राइट आंसर, रेला इसका राइट आंसर होगा, ना कि प्रबोध चंद्रोदय होगा। ये चंद्रोदय दे रखा है लेकिन ये गलत होगा, रेला मिलेगा, क्योंकि रेला बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, इब्न बतूता ने लिखी थी। सबको पता होगा इब्न बतूता कब आया था, वो भी पता होगा आपको, और किसके शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांव पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था। गांव पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सा मंत्री था उसका, जिसके माध्यम से गांव पर नियंत्रण स्थापित करता था राजा। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महानायक आचार्य। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने उषा परिणय नामक नाटक, जिसमें उषा तथा अनिरुद्ध के विवाह का विवरण है, लिखा। उषा परिणयम भी मिलेगा कहीं कहीं आपको, कहीं कहीं आपको उषा परिणय मिलेगा ओनली। ठीक है, तो उषा परिणय नामक नाटक जिसमें उषा तथा अनिरुद्ध के विवाह का उल्लेख है, लिखा। कौन सा वो विद्वान था। कहीं कहीं ये आपको उषा परिणयम भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको उषा परिणय ओनली भी मिलेगा। ठीक है, तो बताइए साथियों कौन सा वो था विद्वान जिसने लिखा था उषा परिणय नाटक, जिसमें कि उषा और अनिरुद्ध की विवाह की कहानी है। गंगा देवी, माधव विद्यारण्य, कृष्णदेवराय या फिर अल्लासी पेदन। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय ने लिखी थी उषा परिणयम। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे साथियों, मध्यकाल के प्रांतीय राज्यों के, विजयनगर और बहमानी और उनसे संबंधित अन्य राज्यों के, जिनको हमने सोल्व किया। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवाएंगे।
तब तक के लिए साथियों आप अपने स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए। कोई समस्या है, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सैटरडे को शाम 4 बजे दोबारा गूगल मीट होगी हमारी, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बाकी डिटेल मैं आपको गूगल मीट पे बता दूंगा, लिंक उसका आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, स्टडी कंटिन्यू करते रहिए साथियों। थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।